नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। उत्तराखंड से आज की खबर है। विधानसभा स्पीकर को लेकर यह खबर है। बीजेपी विधायक रितु खंडूरी का विधानसभा स्पीकर चुना जाना तय है। रितु खंडूरी निर्विरोध विधानसभा स्पीकर चुनी जाएंगी और आज इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक नामांकन दाखिल करने का वक्त था, लेकिन रितु खंडूरी के अलावा कोई भी दूसरा नामांकन नहीं हुआ। रितु खंडूरी उत्तराखंड की पहली विधानसभा स्पीकर होंगी। बतौर विधायक महिला विधानसभा स्पीकर होंगी। आपको बता दें कि रितु खंडूरी का ये दूसरा कार्यकाल है और मौजूदा वक्त में वो कोटद्वार से बीजेपी विधायक हैं। खास बात यह है कि रितु खंडूरी पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी हैं। देहरादून से भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारती, जिस तरह से उनके समर्थक लगातार ये मांग कर रहे थे कि उन्हें सीएम बनाया जाए, अब जब विधानसभा स्पीकर वो बन जाएंगी तो कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में एक संतुष्टि तो होगी जरूर। बिल्कुल एक अहम जिम्मेदारी रितु खंडूरी को यहाँ पर मिलने जा रही है और इतिहास के पन्नों में भी उनका नाम दर्ज हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष वो बनने जा रही हैं और इसकी घोषणा आज की जाएगी। 11 बजे विधानसभा के सभा मंडप में प्रोटेम स्पीकर इसकी घोषणा करेंगे आरजू, और ये एक बड़ी उपलब्धि है यहाँ पर। इस बात को लेकर जब रितु खंडूरी से भी बात की गई तो वो लगातार कह रही थी कि उनके कंधे पर एक अहम जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है और इस पद पर रहते हुए वो खुद को भी गौरवान्वित महसूस कर रही हैं, क्योंकि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष वो बनने जा रही हैं और कई काम विधानसभा में किए जाने बाकी हैं। इस बात को लेकर भी वो यहाँ पर कहती हुई नजर आई कि कई अहम काम विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर उन्हें यहाँ पर करने हैं, क्योंकि जब वो खुद विधायक यहाँ पर रही हैं और वो आती थी तो उन्होंने देखा महिलाओं को किस तरह की दिक्कतें वहां पर आती थी, तो उन सब दिक्कतों को दूर करना भी वो मानती हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बार की वो विधायक यहाँ पर चुनी गई हैं। इससे पहले यमकेश्वर से वो विधायक थी और अब कोटद्वार सीट को वो जीत कर आई हैं। तो लगातार उनके समर्थक इस बात को लेकर यहाँ पर मांग कर रहे थे कि पहले उन्हें सीएम बनाने की मांग उठ रही थी, उसके बाद कैबिनेट में जगह मिलने की भी यहाँ पर बातें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अब एक अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर आज वो निर्विरोध निर्वाचित कर दी जाएंगी, जिसकी घोषणा आज की जानी। भारती, क्या खासियत रही होगी रितु खंडूरी की जो नेतृत्व ने उन्हें चुना विधानसभा स्पीकर पद के लिए? देखिए, काफी तेज तर्रार हैं और अच्छी वक्ता हैं। अगर हम रितु खंडूरी के प्रोफाइल को यहाँ पर देखें, 56 साल उनकी उम्र है और दूसरी बार की विधायक हैं। कोटद्वार जैसी सीट वो जीत कर आई है, एकदम से उनकी सीट यहाँ पर बदल दी गई आरजू, और काफी टफ ये फाइट मानी जा रही थी और उस सीट को यहाँ पर जीतना विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर एक अहम जिम्मेदारी उन्हें यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा महिला यहाँ पर हैं और ये भी कहा जा सकता है कि महिला रहते हुए अच्छी वक्ता वो यहाँ पर हैं और इसके अलावा पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर भी वो रह चुकी हैं। ये तमाम क्वालिटीज यहाँ पर देखी गई हैं और उसके बाद ये तय किया गया है कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर ये जिम्मेदारी दी जाए। जी, शुक्रिया आपका रितु इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, रितु खंडूरी का आज औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा कि उन्हें विधानसभा स्पीकर चुना जाएगा। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जिस समय योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम पद की शपथ ले रहे थे, उस समय उनके पैतृक गांव पंचूर में योगी जी की मां न्यूज 18 के जरिए अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते देख रही थी। उनका पूरा परिवार भी उनके पैतृक गांव में इकट्ठा था और योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही जमकर जश्न मनाया गया। तो आपको बता दें कि कल सीएम पद की शपथ ली सीएम योगी ने और उनके पैतृक गांव पंचूर में भी जमकर जश्न मनाया गया। उनकी मां भी इस जश्न में शामिल हुई और इस तरह से उनके तमाम रिश्तेदार और परिजन भी यहां पर इकट्ठा हुए और जमकर झूमे। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये उनकी मां नजर आ रही हैं जो जमकर इस जश्न में झूमी। बीजेपी में सरकार गठन के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। मौजूदा अध्यक्ष मदन कौशिक के पास यूं तो 2 साल का कार्यकाल अभी बाकी है, लेकिन सरकार में हुए बदलाव के बाद अब संगठन में भी बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं।
2022 चुनाव के बाद अब बीजेपी अपने अगले टारगेट यानी कि 2024 के लिए जुट गई है और इसके लिए जरूरी है सरकार और संगठन का बेहतर तालमेल। अब बीजेपी 47 सीटों के साथ सत्ता में तो आ गई, लेकिन बीजेपी नेता इसका क्रेडिट प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को नहीं दे रहे, क्योंकि खुद कौशिक के गृह जिले में 11 में से बीजेपी 3 ही सीट जीत पाई और कई नेताओं ने तो खुलकर मदन कौशिक पर भीतरघात तक के आरोप लगा दिए। अब 2024 चुनाव और उससे पहले निकाय चुनाव, ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए पार्टी के अंदर बदलाव की चर्चाएं जोरों पर हैं। मदन कौशिक की क्या भूमिका रहने वाले आपके जो दिल्ली तय करेगी, जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, उस भूमिका में काम करेंगे। मन क्या है सर आप मदन अच्छा है मन, जहां मिलेगा वही काम करने में मन लगा कर। सूत्रों की माने तो बीजेपी के अंदर नए अध्यक्ष की तलाश भी शुरू हो गई है। सीएम कुमाऊं से हैं और ठाकुर हैं, तो जाति और क्षेत्र के समीकरणों के आधार पर बद्रीनाथ से पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट का नाम चर्चाओं में है। लेकिन सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है पूर्व सीएम और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का नाम। सबको मौका मिलते हैं, मिलना ही सबको चाहिए। तो नए को जब मौका मिलेगा तभी मौका मिलेगा जब उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। माना जा रहा है कि संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल के लिए बीजेपी अगले कुछ महीनों में अपनी इस रणनीति को अमली जामा पहना सकती है और ऐसे में मंत्री नहीं बनाए गए बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शामिल मदन कौशिक की क्या भूमिका होगी ये अभी तय नहीं है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो 29 से 31 मार्च तक विधानसभा सत्र होना है। 26 मार्च को रितु खंडूरी विधानसभा स्पीकर बन जाएंगे, लेकिन नेता विपक्ष कौन होगा इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है और फिर एक बार वजह है कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े। क्या 2022 विधानसभा का पहला सत्र नेता विपक्ष के बिना चलेगा? मौजूदा हालात को देखकर ये सवाल बड़ा हो गया है। पुष्कर धामी मुख्यमंत्री यानी कि नेता सदन बन चुके हैं। शनिवार को रितु खंडूरी स्पीकर बन जाएंगी, लेकिन नेता विपक्ष कौन होगा किसी को नहीं पता और इस बात का भी नहीं पता कि कांग्रेस विधायकों की बैठक कब होगी और कब कांग्रेस विधायक नेता विपक्ष चुनेंगे। कांग्रेस के 19 विधायकों में फिलहाल सबसे सीनियर और पिछली सरकार में नेता विपक्ष प्रीतम सिंह हैं, लेकिन प्रीतम का कहना है कि वो होंगे या नहीं होंगे ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। देखिए, तो कांग्रेस विधानमंडल दल और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको जिम्मेदारी सौंपती है। जिसे भी नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, हम सब लोग उनकी अगुवाई में जो है सदन के अंदर सरकार को घेरने का काम करेंगे। प्रीतम सिंह का कहना है कि उन्होंने कोई दावेदारी नहीं की है, तो वहीं हरीश रावत गुट के माने जाने वाले धारचूला विधायक हरीश धामी और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी खुलकर दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में हरदा गुट प्रीतम गुट को कुर्सी से दूर रखने की कोशिश में लगा दिख रहा है। दावा करने का हर व्यक्ति का अधिकार है। जो विधायक बनेगा वो सीएलपी की मांग करेगा, मंत्री की करेगा, मुख्यमंत्री की करेगा। यही तो प्रतिस्पर्धा है। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। कौन होगा, क्षमता, वरीयता, जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, ये तमाम चीजें देखी जाती है और उसके आधार पर ही हमारी पार्टी नेता का चयन करेगी। बीते करीब 9 महीने कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के लिए अच्छे नहीं रहे। जून 2021 में नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया। हरीश रावत, गणेश गोदियाल इस बार चुनाव हार गए। सिर्फ कुछ महीने नेता विपक्ष रहे प्रीतम सिंह अपना गढ़ बचा पाए। अब इतने बुरे हाल के बावजूद बिना प्रदेश अध्यक्ष वाली कांग्रेस पार्टी अब अपना नेता विपक्ष नहीं खोज पा रही है, जबकि 29 मार्च से विधानसभा सत्र होना है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तर प्रदेश की कमान दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में खुलकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात हो रही है और कॉमन सिविल कोड की बात से संकेत साफ है कि देवभूमि में यह संदेश और मजबूत होगा। पुष्कर धामी और योगी आदित्यनाथ, एक उत्तर प्रदेश और एक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश को अलग पहचान देने का काम करने वाले योगी आदित्यनाथ मूल रूप से उत्तराखंड के हैं और देवभूमि में दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले पुष्कर धामी ने राजनीति उत्तर प्रदेश की लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीखी। योगी आदित्यनाथ विकास, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का पर्याय बन चुके हैं, तो उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कहकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी संकेत दिए हैं कि सुरक्षा, राष्ट्रवाद और देवभूमि की अलग पहचान को लेकर उनका प्लान साफ है। तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व तो कोई खराब चीज थोड़ी ना है
और हम उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो लागू करने जा रहे हैं वो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत हम उसको करने जा रहे हैं। वो हमारा विजन डॉक्यूमेंट में हमारी घोषणा थी उत्तराखंड के लिए, और एक अच्छी चीज़ है और हर वर्ग पर लागू होगी, हर धर्म पर लागू होगी। ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेशल वर्ग के लिए उसको लाया जा रहा है। पुष्कर धामी ने अपनी पहली सरकार में लैंड जिहाद को लेकर सख्त तेवर दिखाए थे और खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में जमीनों पर अवैध कब्जे को गलत बताया था, जिसमें विशेष समुदाय के लोग शामिल हैं, और असामाजिक तत्वों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए थे। तो क्या पुष्कर धामी आने वाले दिनों में योगी स्टाइल में काम करेंगे और देवभूमि में सीएम धामी के इस तरीके को बीजेपी नेता भी सही मानते हैं? और आज जो हमारी इतनी सीटें, बम्पर सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में आई, ये इसी कारण आई, जिस बात को लेकर के आप कह रहे हैं, राष्ट्रवाद को लेकर के और हिंदुत्व को लेकर के और मोदी जी के कामों को देख करके लोगों ने वोट किया। 9 नवंबर 2000 से पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक राज्य थे और अलग होने के 22 साल बाद आज दोनों राज्यों में एक सोच से काम हो रहा है कि विकास के साथ जरूरी है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हो। पुष्कर धामी उसी सोच और प्लान से आगे बढ़ रहे हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक अब क्लास में पढ़ाने के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। टीचिंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले शिक्षकों पर शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में शिक्षण कार्य की गुणवत्ता सुधारने के लिए जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने ये आदेश जारी किया है। डीएम ने कहा कि आदेश सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा और आदेश का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। कि कोई भी शिक्षक अपने शैक्षणिक जो उसका टाइमिंग होती है उसमें क्लासरूम में मोबाइल लेकर अंदर नहीं जा सकता। विद्यालय में मोबाइल लेकर आए, प्रिंसिपल के कक्ष में जमा करें और अपनी क्लासेस को वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जितना समय उसका होता है कायदे से कराए। मार्च के महीने में एक बार फिर से पहाड़ों पर ठंडक लौटती हुई नजर आ रही है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड के आसपास ऊंचाई वाले इलाकों में खूब बर्फबारी हुई, जिसमें निचले इलाकों में भी अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह शाम तापमान में गिरावट देखी गई और मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन मौसम ऐसा ही रह सकता है। देश को 506 रणबांकुरे सैनिक एसएसबी के जरिए मिले हैं, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए मां भारती की सौगंध ली। चमोली के ग्वालदम स्थित एसएसबी के हिमालयन परेड ग्राउंड में आयोजित दीक्षांत समारोह में भव्य कसम परेड का आयोजन किया गया, जहां डीआईजी AK शर्मा ने कैडेट्स को देश सेवा की कसम दिलाकर देश सेवा के लिए भेजा गया। इस दौरान कैडेट्स के चेहरे देश सेवा को लेकर खुशी देखते ही बन रहे थे। वहीं उधम सिंह नगर में आम के बागानों में भरपूर बौर खिला है। जिले में करीब 4000 हेक्टेयर इलाके में फैले बाग बगीचे पीले रंग में रंग गए हैं। इस साल अच्छे बौर से बागान मालिकों को भरपूर उत्पादन की उम्मीद है। मौसम में गर्माहट होते ही आम के पेड़ बोर से लदे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के लंगड़ा, चौसा और दशहरी आम की महानगरों में भी मांग है, लेकिन बाग मालिक आम पर लगने वाले चेपा रोग और मौसम को लेकर भी चिंतित दिख रहे हैं। अगर बीमारी से बच गया, हापड़ से, फफूंदी से, आंधी तूफानों से, तो उसका अच्छा नतीजा निकलेगा। 2 साल के प्रति बहुत बीमारियां आई और बीमारियों ने तबाह कर दिया पूरा, और मंडी में माल रेट नहीं मिले। बागों में बहार देखकर विशेषज्ञ भी अच्छी फसल की उम्मीद जता रहे हैं। बीते साल यहाँ करीब 30,500 मीट्रिक टन आम की पैदावार हुई थी। इस बार आम का ऑन सीजन है और मौसम ने साथ दिया तो बम्पर उत्पादन होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। उद्यान अधिकारी बागान मालिकों को चेपा रोग से बचाव के लिए जरूरी छिड़काव करने की सलाह दे रहे हैं। अभी फिलहाल जो अभी स्थिति है इसमें भी डिजीज भी नहीं दिख रही है जो यूजली दिख जाती है, तो किसानों से ये अपेक्षा रहेगी कि वो चेपा जो रोग है उसकी अभी से उसको ध्यान में रखें, क्योंकि चेपा से काफी नुकसान किसानों को होता है। उधम सिंह नगर में आम की अच्छी पैदावार की वजह से एक जिला एक उत्पाद में आम शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत जिले में आम की 22 प्रसंस्करण इकाइयां खुलना प्रस्तावित है।
न्यूज 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पांखरों में एक टाइगर सफारी का प्रोजेक्ट परवान चल रहा है और जल्द ही टाइगर सफारी में बाघों के आमने सामने दीदार हो सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी 2019 को कॉर्बेट नेशनल पार्क आए थे। यहां उन्होंने एक टाइगर सफारी बनाने की घोषणा की थी। कॉर्बेट के पांखरों में प्रधानमंत्री की इस घोषणा को पंख लगाए जा रहे हैं। इसके शुरू होने के बाद से लोग वन्य जीवों के प्रति और ज्यादा जागरूक हो सकेंगे। इससे एक और जहां जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनको बाघ के दर्शन सुलभ हो सकेंगे, साथ ही साथ जो स्थानीय पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के जो है नए यहाँ पर साधन उपलब्ध होंगे। इस टाइगर सफारी में सैलानियों को बाघ दिखाए जाने की गारंटी होगी। साउथ अफ्रीका की तर्ज पर बंद गाड़ियों में पर्यटक बाघ का दीदार कर सकेंगे। 25-25 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये टाइगर बाड़े निर्माणाधीन है। हालांकि फिलहाल तकनीकी कारणों के चलते काम रुका हुआ है। कुछ वहां पर अवैध पातन और कुछ अन्य शिकायतें हुई हैं, जिसमें अभी विभिन्न स्तर पर जांच की कार्रवाई की जा रही है। इस कारण से अभी वहाँ पर जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो रुकी हुई हैं। जैसे ही ये जो इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं और उसके बाद इस पे आगे की कार्रवाई करते हुए इसको प्रारंभ किया जाएगा। बाघों के गढ़ कॉर्बेट में टाइगर सफारी का प्रोजेक्ट वाकई काबिले तारीफ है। यहाँ एक बाड़े में 2 और दूसरे बाड़े में 3 बाघ अपना कुनबा भी बढ़ाएंगे, जो बाघ देखने के लिए उत्सुक पर्यटकों के साथ ही प्रकृति प्रेमियों के लिए भी राहत भरी खबर है। गोविंद पाटनी, न्यूज 18, रामनगर। कुंभ में कोरोना जांच घोटाले के आरोपी मल्लिका पंत, शरद पंत और नलवा लैब के मालिक आशीष वशिष्ठ की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। नैनीताल हाईकोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और कोर्ट ने माना है कि इन लोगों ने फर्जी तरीके से ये जांच की थी।